नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर उलझा देता है लोगों को। यह है समय सीमाएं, खासकर जब बात आती है चेक बाउंस जैसे मामलों की। हम परक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 या जिसे संक्षेप में एनआईए कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनका शीर्षक है परक्रम्य लिखित अधिनियम, विलंब की क्षमा और परिसीमा, और ये खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक बिल्कुल ताज़ा फैसले पर आधारित हैं। एच.एस. ओबेरॉय बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स एमएसएन वुडटेक 2025। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि भाई चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो इतनी ज़रूरी क्यों है, और अगर कोई चूक जाए उस समय सीमा से तो कानून क्या कहता है, क्या कोई गुंजाइश है। हम इसी ओबेरॉय बिल्टेक मामले के जरिए इस पूरी कानूनी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पूरा मामला है, इसकी जड़ क्या है? ये चेक बाउंस और समय सीमा का मुद्दा अचानक इतना अहम क्यों हो गया? बिल्कुल। देखिए, जो परक्रम्य लिखित अधिनियम है मतलब एनआईए, उसका सेक्शन 14(2) ख साफ साफ कहता है कि चेक बाउंस होने पर शिकायत दर्ज करने की एक तय सीमा है। ये सीमा है वाद हेतुक पैदा होने के 1 महीने के अंदर। अच्छा, ये वाद हेतुक ये क्या चीज़ है? थोड़ा आसान शब्दों में। हाँ, वाद हेतुक मतलब वो पॉइंट, वो घटना जिसके बाद आप कानूनी तौर पर एक्शन ले सकते हैं। चेक बाउंस में ये तब होता है जब आप नोटिस भेजते हैं और 15 दिन इंतजार करते हैं और फिर भी पेमेंट नहीं आती। उस 15वें दिन के बाद आपका एक्शन लेने का अधिकार मतलब वाद हेतुक शुरू हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर कोई इस 1 महीने की डेडलाइन को मिस कर दे, तब क्या? क्या शिकायत खत्म, या फिर क्या कोई रास्ता है कि देर होने के बाद भी मामला दर्ज हो सके? यही वो पॉइंट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में काफी रोशनी डाली है। कानून में देखिए, देरी माफ करने का एक प्रावधान तो है, लेकिन वो कैसे होगा, किन शर्तों पर होगा, बस यही सारी कहानी है। अच्छा, तो ये टाइम लिमिट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं ले सकते। चलिए, अब उस केस पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया, एच.एस. ओबेरॉय बिल्टेक बनाम एमएसएन वुडटेक 2025। क्या आप थोड़ा बता सकती हैं कि इस मामले में हुआ क्या था असल में? कहानी कहाँ से शुरू हुई? जरूर। ये मामला देखिए, शुरू तो काफी सीधा साधा हुआ था। एक कंपनी थी, मिसेस एमएसएन वुडटेक। उन्होंने एच.एस. ओबेरॉय बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड और उसके 2 डायरेक्टरों के खिलाफ एनआईए की धारा 138 के तहत केस फाइल किया। चेक बाउंस का मामला था, सीधा सा। ठीक है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच था जो बाद में काफी बड़ा बन गया। वो ये कि एमएसएन वुडटेक ने जो शिकायत दर्ज कराई, वो कानून में तय 30 दिन की समय सीमा खत्म होने के 5 दिन बाद फाइल हुई थी। ओहो, 5 दिन लेट। जी, जैसा मैंने अभी बताया, कानून कहता है कि वाद हेतुक शुरू होने के 1 महीने के अंदर शिकायत हो जानी चाहिए थी। यहाँ 5 दिन की देरी हो गई। अब यहाँ से मामला थोड़ा, आप कह सकते हैं, उलझ गया। इस 5 दिन की देरी के बावजूद जो निचली अदालत थी, ट्रायल कोर्ट, उन्होंने शिकायत स्वीकार कर ली और ओबेरॉय बिल्टेक और उनके डायरेक्टरों को समन भेज दिया। अरे, कोर्ट ने शुरू में ही देरी को नजरअंदाज कर दिया? ये कैसे हुआ? कोई कारण नहीं पूछा? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली बात हुई। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिख दिया कि शिकायत समय सीमा के अंदर दायर की गई थी। क्या? लेकिन वो तो गलत था। बिल्कुल, ये एक तथ्यात्मक चूक थी, मतलब फैक्चुअल एरर। रिकॉर्ड पर एक साफ गलती। अब जाहिर है, ओबेरॉय बिल्टेक वाले छुप तो नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने समन को चुनौती दी। वो पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। उनकी दलील थी कि भाई शिकायत देर से फाइल हुई थी, तो ट्रायल कोर्ट को शुरू में इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं संज्ञान लेना। अच्छा, तो ये संज्ञान लेना या कॉग्निजेंस, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ केस फाइल एक्सेप्ट करना? हाँ, मोटे तौर पर वही। मतलब कोर्ट का औपचारिक रूप से ये मानना कि हाँ, ये मामला हमारे सामने ठीक से लाया गया है और हम इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ये किसी भी क्रिमिनल केस का पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। समझ गया। तो ओबेरॉय ने हाई कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेना ही नहीं चाहिए था। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया? क्या उन्होंने ये गलती मानी? नहीं, हाई कोर्ट ने ओबेरॉय की दलील नहीं मानी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि हाँ, देरी हुई है,
लेकिन ट्रायल कोर्ट के पास एनआईए की धारा 142 ख के परंतुक के तहत देरी माफ करने का अधिकार है। एक मिनट, ये परंतुक, प्रोवाइजो, ये क्या होता है? हाँ, परंतुक ये कानून की किसी धारा का वो हिस्सा होता है जो एक खास शर्त बताता है या कोई छूट देता है या कोई बात साफ करता है। तो इस केस में धारा 142 ख का परंतुक ये कहता है कि अगर शिकायत करने वाला देरी का पर्याप्त कारण बता दे तो कोर्ट 1 महीने के बाद भी शिकायत पर संज्ञान ले सकती है। अच्छा, पर्याप्त कारण बता दे तो? जी, और हाईकोर्ट ने इससे भी आगे बढ़कर ये कहा कि इस देरी को माफ करवाने के लिए कोई अलग से मतलब कोई फॉर्मल एप्लीकेशन देना जरूरी नहीं है। क्या फॉर्मल एप्लीकेशन जरूरी नहीं? ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब प्रक्रिया तो होती है ना आमतौर पर। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली थी। हाईकोर्ट का मानना था कि कोर्ट ये शक्ति मतलब देरी माफ करने की शक्ति अपने आप भी इस्तेमाल कर सकती है अगर उन्हें ठीक लगे। तो फिर क्या हुआ? ओबेरॉय बिल्टेक ने इसे मान लिया या वो और आगे गए? नहीं, वो नहीं माने। हाईकोर्ट के इस फैसले से वो संतुष्ट नहीं थे, तो वो मामले को ले गए सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो एमएसएन वुडडेक, जो अब प्रतिवादी यानी रेस्पोंडेंट थे, उनके वकील ने एक दिलचस्प बात मानी। उन्होंने कहा कि हाँ, देरी माफी की एक अर्जी तैयार तो की गई थी, लेकिन अनजाने में वो शिकायत के साथ फाइल नहीं हो पाई और वो अर्जी अभी भी ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। क्या बात है, मतलब उन्होंने मान लिया कि अर्जी देनी तो थी पर दी नहीं गई। ये तो केस में बड़ा मोड़ आ गया। बिल्कुल। अब मामला पूरी तरह से प्रक्रिया के नुक्ते पर आकर टिक गया। एक तरफ ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में गलती, दूसरी तरफ हाईकोर्ट का कहना कि फॉर्मल अर्जी जरूरी नहीं, और फिर खुद प्रतिवादी का मानना कि अर्जी बनी थी पर जमा नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी उलझन को कैसे सुलझाया? उन्होंने क्या कहा? जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच थी, है ना? और मैं कहूंगी सख्त शब्दों में स्पष्ट किया। उन्होंने प्रक्रिया के महत्व पर बहुत जोर दिया। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए की धारा 142 का ख में जो 30 दिन की समय सीमा दी गई है वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अनिवार्य है, मतलब कोई ढील नहीं। बिल्कुल, ये कोई सुझाव नहीं है कि कर लो तो अच्छा है। ये एक सख्त कानूनी जरूरत है। जब कानून कोई टाइम लिमिट सेट करता है तो उसका पालन होना चाहिए। अब आता है देरी माफी वाला हिस्सा, जहां बात और साफ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, कानून में देरी को माफ करने का प्रावधान है, लेकिन इसकी एक तय प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया ये है कि शिकायतकर्ता को एक औपचारिक आवेदन देना होगा, फॉर्मल एप्लीकेशन। अच्छा, बाकायदा अर्जी देनी होगी? जी हाँ, और उस अर्जी में देरी के पर्याप्त कारण बताने होंगे, मतलब वजह बतानी होगी कि क्यों देर हुई, और वो वजह पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब कोर्ट को लगनी चाहिए कि हाँ, ये कारण वाजिब है। कोर्ट को उन कारणों पर विचार करना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा, और अगर वो संतुष्ट होते हैं तभी वो देरी माफ कर सकते हैं। ये अपने आप या अंदाजे से या मान लिया कि माफ हो गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब सिर्फ ये कह देना कि सॉरी लेट हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बाकायदा अर्जी देनी होगी, वजह बतानी होगी, और फिर कोर्ट फैसला करेगा कि माफ करना है या नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पहली गलती तो यही की कि रिकॉर्ड में गलत लिख दिया कि शिकायत समय पर थी। दूसरी ओर शायद उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने देरी के मुद्दे पर विचार किए बिना ही, मतलब देरी माफी की अर्जी और कारणों पर गौर किए बिना ही मामले का संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया के क्रम पर, सीक्वेंस पर बहुत जोर दिया। पहले कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या देरी हुई है फैक्चुअली। अगर हुई है तो फिर देरी माफी की अर्जी देखनी होगी। उस अर्जी में दिए गए कारणों का आकलन करना होगा, क्या वो पर्याप्त है, और अगर कोर्ट उन कारणों से संतुष्ट होती है तभी वो देरी माफ करके मामले का संज्ञान ले सकती है। ये सब कुछ केस पर असल कार्रवाई शुरू करने से पहले होना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब क्रिस्टल क्लियर निर्देश है। इसका मतलब हाईकोर्ट का वो कहना कि फॉर्मल एप्लीकेशन जरूरी नहीं है, वो सरासर अलग था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हाईकोर्ट का ये नजरिया कानूनन सही नहीं है। धारा 142 ख का जो परंतुक है वो देरी माफी की इजाजत तो देता है, पर ये कोई खुली छूट नहीं है। पर्याप्त कारण और अदालत की संतुष्टि ये उसकी अनिवार्य शर्तें हैं, और इसके लिए एक औपचारिक आवेदन और उस पर कोर्ट का विचार ये उस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसे बाईपास नहीं किया जा सकता।
तो इस ओबेरॉय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो पूरी निर्धारित प्रक्रिया थी उसका पालन हुआ ही नहीं था। न तो शिकायत के साथ देरी माफी की कोई फॉर्मल अर्जी थी और न ही ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेने से पहले देरी के कारणों पर कोई विचार किया था। और प्रतिवादी का ये कहना कि अर्जी बनी थी पर जमा नहीं हुई, इससे कानून की जरूरत पूरी नहीं होती, प्रक्रिया तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान लेना और फिर समन जारी करना, ये दोनों ही आदेश कानून की नज़र में टिक नहीं सकते, वैलिड नहीं है और उन्हें रद्द कर दिया गया। बाप रे, मतलब पूरा मामला ही खत्म हो गया सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बिंदु पर। ये तो ओबेरॉय बिल्टेक के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई। अब जरा उन धाराओं पर वापस आते हैं जिनका बार बार जिक्र हुआ, धारा 138 और 142। इन्हें थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी ताकि सुनने वाले ठीक से समझ सकें कि ये दोनों कैसे जुड़ी हुई हैं। हाँ जरूर। ये दोनों धाराएं एनआईए कानून की, आप कह सकती हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, खासकर चेक बाउंस के मामलों में। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धारा 138 सेक्शन 138, ये वो धारा है जो असल में चेक बाउंस होने को एक अपराध बनाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कर्ज या कोई और देनदारी चुकाने के लिए चेक देता है और वो चेक बैंक में लगाने पर इन दो मुख्य कारणों से वापस आ जाता है। पहला, खाते में पैसा ही नहीं है, इनसफिशिएंट फंड्स, या दूसरा, बैंक के साथ कोई तय व्यवस्था थी, जैसे ओवरड्राफ्ट लिमिट, उससे ज्यादा का चेक दे दिया, तो ये अपराध की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन सिर्फ चेक बाउंस होना काफी नहीं है। अपराध बनने के लिए 3 और शर्तें पूरी होनी चाहिए। 3 और शर्तें कौन सी? पहली, चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर बैंक में पेश किया गया हो। पहले ये 6 महीने था, अब 3 है। दूसरी, चेक वापस आने के 30 दिनों के अंदर जिसको चेक मिला था, पेई, उसने चेक देने वाले ड्रॉअर को लिखित नोटिस भेजकर पैसे मांगे हों। अच्छा। और तीसरी, वो नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर चेक देने वाले ने पैसे नहीं दिए। अच्छा, ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। जी हाँ। अगर ये सब शर्तें पूरी होती हैं तब माना जाता है कि धारा 138 का अपराध हुआ है और इसकी सजा भी है। 2 साल तक की कैद हो सकती है या चेक की रकम का 2 गुना तक जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। एक और जरूरी बात, ये चेक किसी कानूनी तौर पर लागू होने वाली देनदारी यानी लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी के लिए दिया गया होना चाहिए। ठीक है, तो धारा 138 बताती है कि चेक बाउंस कब और कैसे एक अपराध बनता है। अब धारा 142 का क्या रोल है इसमें? धारा 142 सेक्शन 142, ये धारा प्रक्रिया के बारे में है, प्रोसीजर। ये बताती है कि धारा 138 के तहत जो अपराध हुआ है उसका संज्ञान कैसे लिया जाएगा, मतलब कोर्ट में मामला कैसे शुरू होगा। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, शिकायत लिखित होनी चाहिए और केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे चेक मिला था या जो उसका विधिवत धारक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। पुलिस इसमें खुद से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। दूसरा, समय सीमा। यहीं पर वो 30 दिन वाली बात आती है जिसका जिक्र ओबेरॉय केस में हुआ। शिकायत वाद हेतुक कॉज ऑफ एक्शन पैदा होने के 1 महीने के अंदर दर्ज होनी चाहिए। और वाद हेतुक पैदा होता है वो 15 दिन की नोटिस अवधि खत्म होने के बाद, है ना? बिल्कुल। नोटिस मिलने के 15 दिन बीत गए और पेमेंट नहीं मिली, उसके अगले दिन से ये 1 महीने की गिनती शुरू होती है। तीसरा, देरी की माफी, कंडोनेशन। यही वो नुक्ता है जो ओबेरॉय केस का केंद्र था। धारा 142 ख का परंतुक कहता है कि अगर शिकायतकर्ता इस 1 महीने के बाद शिकायत दर्ज करता है तो कोर्ट देरी माफ कर सकती है। लेकिन सिर्फ तब जब शिकायतकर्ता कोर्ट को संतुष्ट कर दे कि देरी का पर्याप्त कारण था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर्याप्त कारण को साबित करने की प्रक्रिया पर जोर दिया है कि इसके लिए फॉर्मल अर्जी लगेगी और कोर्ट उस पर विचार करेगा। चौथा, मामला कौन सुनेगा? सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेएमएफसी ही इन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। और पांचवा, मामला कहाँ चलेगा? ज्यूरिसडिक्शन। इसकी भी जगह तय है। आमतौर पर ये पाने वाले के बैंक या भुगतान करने वाले के बैंक की लोकेशन पर निर्भर करता है। बहुत ही साफ तरीके से समझाया आपने। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि धारा 142 खा की जो 30 दिन की समय सीमा है वो बहुत सख्त है। अगर देरी होती है तो माफी मांगने के लिए अलग से अर्जी देनी होगी, उसमें ठोस वजह बतानी होगी और कोर्ट पहले उस वजह की जांच करेगा, संतुष्ट होगा
तभी केस आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। एकदम सही। ये जो जानकारी है, ये हमारे सुनने वालों के लिए मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों मायने रखती है? इसका प्रैक्टिकल असर क्या होगा? इसके कई व्यावहारिक असर हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये नियम उस व्यक्ति को जिसने चेक जारी किया है, मतलब जो आरोपी है, उसे बहुत पुराने या बासी दावों से बचाता है। सोचिए अगर कोई सालों बाद चेक बाउंस का केस कर दे तो सबूत जुटाना, गवाह लाना, अपना बचाव करना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, निष्पक्ष सुनवाई भी है, और ये समय सीमा उसी निष्पक्षता का एक हिस्सा है। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, ये नियम चेक पाने वाले को यानी शिकायतकर्ता को भी जल्दी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो आपको पता है कि भाई एक्शन लेने के लिए एक तय समय है। इससे मामले बेवजह लटकते नहीं हैं। सही बात है, प्रॉम्प्टनेस आती है। जी। और तीसरा और शायद सबसे अहम, सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा स्पष्टीकरण से अदालतों के लिए, वकीलों के लिए और आम लोगों के लिए भी प्रक्रिया बिल्कुल साफ हो गई है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि देरी हो गई तो क्या करना है। अब ये अंदाजे या मर्जी का मामला नहीं रहा, एक तय रास्ता है, देरी हुई है, अर्जी दो, कारण बताओ, कोर्ट जांच करेगा, फिर संज्ञान लेगा या नहीं लेगा। इससे क्या होता है? कानूनी प्रक्रिया में एकरूपता आती है, पारदर्शिता आती है, अनुमान की गुंजाइश कम होती है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून में जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो न्याय सुनिश्चित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। ये तय करती है कि हर किसी के साथ एक तय और निष्पक्ष तरीके से व्यवहार हो और कानून का शासन बना रहे। तो संक्षेप में कहें तो HSO ओबेरॉय बिल्टेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करने की जो 30 दिन की समय सीमा है, वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और अगर देरी होती है तो उसे माफ करवाने के लिए एक औपचारिक आवेदन और पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा, और अदालत को इन कारणों का मूल्यांकन करने के बाद ही मामले का संज्ञान लेना चाहिए। स्वतः या अनुमानित माफी का कोई प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया का पालन करना सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इस फैसले का सार है। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि इस मामले में एक प्रक्रियात्मक चूक, एक प्रोसीजरल लैप्स कितनी भारी पड़ी, पूरा मामला ही रद्द हो गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमें कानून के दूसरे क्षेत्रों में भी, जहां समय सीमाएं तय हैं, इसी तरह की प्रक्रियात्मक सख्ती और न्यायिक स्पष्टता की जरूरत है? सवाल ये है कि कानून बनाने वालों की मंशा, जैसे जल्दी न्याय मिले, और अदालतों द्वारा प्रक्रिया का सख्ती से पालन करवाने के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि प्रक्रिया न्याय में बाधा न बने बल्कि उसे पाने में मदद करे। वाकई ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। प्रक्रिया जरूरी है, पर क्या वो इतनी कठोर हो जानी चाहिए कि न्याय ही हाथ से निकल जाए, या फिर प्रक्रिया में ढील देने से अन्याय का खतरा बढ़ जाता है? इस संतुलन पर विचार करना, हाँ, बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।